जारविस जी आए हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। जय भीम सर। हाँ, जय भीम। सर आपको पता ही है मैं एक वैशाख नंदन की चैनल पे गया था, बाय अच्छा। मिस्टेक पहुंच गया था, लेकिन उस वैशाख नंदन जी को कुछ ज़्यादा पता नहीं था, ऐतिहासिक और फैक्ट बेस्ड उसके पास जानकारी होती नहीं है। जो ओके। क्वेश्चन ऑलरेडी आप आंसर कर ही चुके हो और मैंने भी उस दिन काफ़ी ट्राई किया आंसर करने का, लेकिन बिकॉज़ मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। तो उसके बाद उसने सबको ये बताया कि ये जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, तो इस मतलब वजह खुद से ही क्लेम, अपनी पीठ पर अपनी ताली पीट लो कि हम जीत गए। हाँ, हाँ। अभी वो का जो क्वेश्चन है वो हमारे बाकी दोस्तों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ। आई होप यू अलाउ मी। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है सर कि वो उछल रहे थे, उनके जो नाचने हम्म। वाले चटराजन जी है वो, कि क्या बोअर हम्म। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो उनका कहना है कि वो ब्राह्मी लिपि में संस्कृत है और वो पूरी रामायण है। सो इसके बारे में अगर आप बता सकें सर। नहीं नहीं, बोअर मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कहीं से भी रामायण की किताब नहीं है। बोअर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जो है ना, वो बुद्धिस्ट का लिखा हुआ है। बोअर मैन्युस्क्रिप्ट आप जब सर्च करते हैं गूगल पे तो देखिए, पहला पेज तो आप सबको पता है कि बोअर मैन्युस्क्रिप्ट विकिपीडिया ही आता है। तो कोई बात नहीं, विकिपीडिया ही खोल देता हूँ। अब मुझे तो नहीं पता कहाँ गए थे, लेकिन जहाँ गए होंगे उन लोगों का लेवल विकिपीडिया से ऊंचा तो नहीं होगा, तो विकिपीडिया ही देखते हैं क्या लिख रहा है भाई विकिपीडिया। उससे भी थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं, फिर ओरिजिनल भी खोलेंगे, सब काम करेंगे आज पूरा। जब बोर मैन्युस्क्रिप्ट का आपने नाम ले लिया है। इसीलिए हाँ। सर क्योंकि पन आपकी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई है तो आप ज़्यादा प्रकाश हम्म। डाल पाएँगे। हाँ नहीं, मैं इसको दिखाता हूँ ना, इसको एक्चुअल में, क्योंकि कोई भी पब्लिक पहले विकिपीडिया खोलती है, मैं इसको सबूत नहीं मानता हूँ, मैं इसको प्राइमा फेसी ही मानता हूँ। लेकिन देखे तो हुँ, सही कि क्या परोसा जा रहा है भाई, तब तो पता चलेगा ना। देखिए क्या लोगों कह को रहा है ये। मिसगाइड करते हैं दिखा-दिखा के। हाँ हाँ। अच्छा, बोअर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में लिख रहा है कि बोअर मैन्युस्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ 7 फ्रेगमेंट्री संस्कृत ट्रेटिस फाउंड बरीड इन बुद्धिस्ट मेमोरियल स्तूपा नियर कूचा, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। लो भाई साहब, ये कह रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में बता रहा है कि वहां पे किसी बुद्धिस्ट जो स्तूप है, वहां पे यह मिला हुआ है, वहां पे गड़ा हुआ मिला हुआ है। जारविस जी, एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि चाइना और इंडिया की ये बात है, समझ रहे हैं। अब इन हाँ, ये मेड इन चाइना तो ये लोग हो नहीं सकते हैं। इनके बाबूजी तो कभी चाइना छोड़ दिए, समुद्र पार नहीं किए, चाइना में कहाँ पहुंचेंगे। हाँ, भाई समुद्र भारत पार में करने पे तो चाइना से उनको प्रतिबंध था। तो हाँ, भारत में हमेशा ही चाइना से जो पढ़ने आते थे वो तो आते थे, फैंसोंग आ गया, फाहियान आ गया, इत्सिंग आ गया, इस तरह के ढेरों सारे स्कॉलर्स आते थे। तो ये लोग यहाँ से किताबें भी ले जाते थे। ये बातें जो है इत्सिंग लिखा है कि उससे पहले 56 लोग गए हैं, इतनी सारी किताबें। हैंसोंग बोलता है कि हम 500 से कितना 400 कितना किताब पांडुलिपि ले गए हैं। फाहियान बोलता है कि हम 500 600 हम पांडुलिपि ले गए हैं। तो ये सारी किताबें जो है लेके जाते थे, तो ये तो प्रॉपर बुद्धिस्ट का है। बुद्धिस्ट अपने हुँ। महा बिहार में पढ़ाते थे, वही किताबें ले गए होंगे, तो वहां पे कुछ गड़ा सर, हुआ मिला एक होगा। और चीज़ हम्म। एक और चीज़ क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। पांडुलिपि मतलब हम्म। प्राकृत पाली भाषा ना? ये लोग पांडु मतलब पांडु यानी अपना ही समझेंगे फिर। नहीं, ये इनको कुछ नहीं पता, और मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा इसमें। ये लिखता है कि रिटेन इन अर्ली गुप्ता स्क्रिप्ट। अब देखिए ये क्या कह रहा है ना कि अर्ली गुप्ता स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है लेट ब्राह्मी। ये कह रहा है ना लेट ब्राह्मी में, हुँ, ब्राह्मी जो हुँ, अशोक सम्राट अशोक की जो धम्म लिपि थी उसमें नहीं हुँ, लिखा हुआ है लेट ब्राह्मी। उस वो जब एवोल्यूशन हो गई थी, उसमें कुछ कुछ नए शब्द जुड़ गए थे, वो सब चीजों का इस्तेमाल है। यानी कि ये कह रहा है कि इट इज वेरियसली डेटेड 5th to 6th सेंचुरी। ये देखिए 5वीं 6ठी सदी की बता रहा है। अब बताएं कि 5वीं 6ठी सदी की अगर कोई बात करे और उसमें अपना बाबूजी खोजे, तो ये गलत बात है ना। वो भी चाइना में खोजे, उसके बाबूजी चाइना कभी गए हैं भाई? चाइना में तो हमेशा बौद्ध भिक्षुओं को बुलाते थे। या तो कोई ऐसा एक कोई दस्तावेज हमें दिखा दे, कोई भी एक बंदा दिखा दे कि कोई ऋषि मुनि जो है उनको चाइना जाते थे, वहां जाके किताब गाड़ के आए थे, वहां लिख के आए थे। अरे भाई, पूरे दुनिया में जैन तक तो गए ही नहीं, ये कहाँ से पहुंच जाएंगे जिनका कोई सबूत ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात इसमें और देखे आगे, ये लोग जो गलतफहमी फैलाते हैं, विकिपीडिया जो है गलतफहमी भी तो फैलाता है ना, तो गलतफहमी वाला भी पोर्शन देख लेते हैं। एक तो इसने कहा कि संस्कृत की जो बात कही है उस पर भी अभी हम चेक कर देंगे संस्कृत है कि क्या है। दूसरा एक बात यहाँ पे ये क्या कहता है नीचे, कि द कलेक्शन हैड एट लीस्ट 4
स्क्राइब्स ऑफ विच 3 वर लाइकली बुद्धिस्ट, कह रहा है 4 में से 3 जो है ना वो बुद्धिस्ट का है, बिकॉज द सेकेंड, द सिक्स्थ एंड द सेवेंथ ट्रीटीज ओपन बाय इन्वोकिंग द बुद्धा एंड अदर बुद्धिस्ट डाइटीज, ठीक है। टू इन्वोक्स शिवा, विष्णु एंड देवी, ये कहा ना यहाँ पे कि इसमें से जो है बाकी तो बुद्धिस्ट का है, लेकिन एक जो है शिवा, विष्णु और देवी की बात कर रहा है। इसकी भी हम पुल खोल देते हैं, अभी दिखाते हैं इन लोगों को क्या चक्कर है। शिवा किसको कहते थे ये लोग? इनका जो शिवा है, ये कौन शिवा है? ये लोग शिवा दिखा रहे हैं ना, शिवा महादेवा, यहाँ इन्होंने दिखा दिया कि शिवा जो है महादेवा होता है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? शिवा ये कहते थे उस समय, 5th सेंचुरी की बता रहा हूं मैं, जिस समय का मैन्युस्क्रिप्ट है, उस समय शिवा कहा जाता था ओएसओ को। उस समय शिवा जो है ओएसओ को कहा जाता था। अब ओएसओ कौन है मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ओएशो तो ग्रीक से थे ना सर? हाँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि ओएसओ जो है कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से इन लोगों ने चुराया है, वो पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए। हाँ, और ये महादेव तो ओएसओ जो बौद्ध साधक थे, या उनको कहा जाता था पहले? अलग अलग चीजों को ये जोड़ लेते हैं ना, बहुत हम्म। जो चीजें हैं उसको ये लोग जोड़ लेते हैं और सबको जोड़कर जो है बता देंगे कि ये भी हमारे ही बाबूजी हैं। मतलब 5th सेंचुरी की बात चल रही है। अब 5th सेंचुरी में शिव किसको कहा जाता था ये तो पब्लिक को जानना पड़ेगा। आज की डेट में शिवा किसको कहा जा रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन 5th सेंचुरी जिस समय का वो बुक है, उस समय शिव किसको कहा जाता था ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा ये देखें, ये पेज ओएसओ का मैंने खोल दिया, वहीं से इनकी सबसे जो फेवरेट होती है ना, ये लोग तो विकिपीडिया छाप होते ही हैं, इनको वहीं से हम्म। दिखाता हूं मैं। ये देखें ओएसओ को, ये क्या लिख रहा है? बैक्टीरियन, बैक्टीरियन आप समझते हैं ना, वो जो पूरा एरिया अफगानिस्तान वाला हाँ। एरिया, हाँ, हम्म। जहाँ से संस्कृत संस्कृत गंधारा स्क्रिप्ट जो चिल्लाते हैं, वही देखें ओएसओ। ये क्या लिखा है? ONPHO की तरह लिखा है ना, इसी को ओएसओ बोलते हैं। ये क्वाइन बगल में दिया हुआ है इधर, ये देखिए 2nd to 6th सेंचुरी लिखा हुआ है ना यहाँ बगल में, हाँ। फाउंड हाँ। ऑन क्वाइन ऑफ 2nd टू, वो सेम उसी ड्यूरेशन में। और ये देखिए 2nd सेंचुरी कुशाना एरिया, कुशाना ने के समय में ये चीज आई थी ओएसओ, और हम्म। यही सब लेके आए थे। और ये आगे देखें, ही इज डिस्प्यूटेड डाइटी जनरली आइडेंटिफाइड विथ शिवा इन इंडिक कॉन्टेक्ट, देखा आपने क्या लिख रहे हैं? हम्म। शिवा के टर्म में आइडेंटिफाइड विथ शिवा इन इंडिक कॉन्टेक्ट। ये जो है ओएसओ, ये वो लेकर आए थे कुशाना के समय में, वो लोग अपने क्वाइन पर बनाते थे। इधर आप राइट साइड में देखिए, जो क्वाइन आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, इसके हाथ में ट्राइडेंट है, इसके मल्टीपल 4 हाथ हैं, और ये बगल में यहाँ पे ओएसओ लिखा हुआ है बैक्टीरियन में। सर क्लियरली दिया है ना सर, ही इज डिस्प्यूटेड डेटी, मतलब ये एक विवाद है, हाँ इसका कोई वो नहीं है, हाँ हाँ कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, नहीं है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन देखिए, जिस समय का वो मेनूस्क्रिप्ट है उसी ड्यूरेशन में ये भी है। आप नीचे देखें इसके क्या लिखा हुआ है, 3 फेस्ड ओएसओ ऑन क्वाइन ऑफ हुइस्का। हुइस्का की बात आ रही है, हुइस्का अभी जिसमें रजत रांगिणी ने भी चर्चा किया था कि हुइस्का भारत में आके अब बुद्धिस्ट बन गए थे, वही हुइस्का बोल रहा है, विथ ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट्स। और देखें आगे क्या लिखता है ये, कि बैक्टीरियन स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है एफिलिएशन। एफिलिएशन में देखें क्या लिखता है, शिवा और वायु, इसको ये वायु भी कहते हैं और शिवा भी कहते हैं। और ये ट्राइडेंट इसका जो है लिए हुए हाथ में खड़ा है, इसको ये लोग सीधे सीधे कहते हैं शिवा अपने मैन्युस्क्रिप्ट में। तो ये इनका शिवा है उस समय का। आज का जो ये दिखा रहे हैं ना ये शिवा, और ये जो वो नहीं है उस समय, ये जो शिवा जिसको आप या ओएसओ जो है, ये उस समय बुद्धिस्ट बोधिसत्व था। ये कुशान जो हैं वो बुद्धिस्ट थे, तो उनका जो ये क्वाइन था ये भी बोधिसत्व को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये समझना होगा। और यहीं पे ये लोग घाल मेल करते हैं। बोर मैन्युस्क्रिप्ट जो है पूरी तरह से जो है, जिसको उस लेखक जिसने बता दिया कि भाई ये हो सकता है कि नन बुद्धिस्ट है, एक दो टेक्स्ट, वो विकिपीडिया ने, उस बंदे को नहीं पता है, क्योंकि विकिपीडिया गलतफहमी फैलाता है। सच्चाई है। अब मैं आपको कुछ और प्रमाण दिखाता हूँ, संस्कृत वाला प्रमाण दिखाता हूँ। जो संस्कृत ये बोल रहे हैं कि ये संस्कृत है, दरअसल सबने एक गलतफहमी फैला रखी है कि प्राचीन जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी संस्कृत ही होती हैं। दरअसल ये जिसको संस्कृत बोलते हैं वो संस्कृत न होके, उसको बहुत सारे जो लेखक हैं उन लोगों ने उसको बोला है कि ये हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत होती है। हाइब्रिड भी नहीं, हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत इसको कहा गया है। हाँ, ये एक फ्रेगमेंट दिखा रहा हूँ मैं, जिसको ये लोग बताते हैं कि ये प्योर संस्कृत है, लेकिन ये प्योर संस्कृत नहीं है। आप देखें कि ये लोग कैसे फ्रेगमेंट जो होता है ना, ये जो फ्रेगमेंट मिलता है, इन फ्रेगमेंट्स में जो ओरिजिनल लिखा होता है वो लेफ्ट साइड में लिखा है, और उसके आगे देखें ये क्या लिखे हैं, SKT। SKT मतलब संस्कृताइज,
इस शब्द का जब संस्कृत में लिखेंगे तो इस तरह से बनेगा, ये आगे राइट साइड में इसके जो येलो से घिरा हुआ है ये बनता है। तो ये ओरिजिनल जो फ्रेगमेंट में लिखा होता है वो संस्कृत में नहीं लिखा होता है, उसको ये लोग बनाते हैं कि संस्कृत की तरह। दरअसल ये मिक्सअप होता है, जब पाली प्राकृत जो है ना ये संस्कारित हो रही थी तो वो प्रॉपर संस्कृत नहीं थी। 5वीं 6ठी सदी का जो दौर था, ये जो ड्यूरेशन था, इसको इन लोगों ने कह दिया कि ये हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत है, इसमें प्रॉपर संस्कृत के शब्द नहीं होते हैं, ये पाली से मैच करते हैं, लेकिन ये इन लोगों ने जानबूझ के कर दिया। अब देखिए इसके बगल में इसको ये ऊपर लिखा है ना अट मार्था, इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे, देखिए ए के ऊपर वो ले आए हैं, डैश ले आए हैं, फिर बीच में भी ए के ऊपर, ताकि ये साउंड जो है वैसा जनरेट कर सके संस्कृत की तरह। संस्कृत की जो साउंड होती है, पाली की जो साउंड होती है, दोनों का उच्चारण अलग होता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है फ्रेगमेंट में, लेकिन ये संस्कृत में इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा दिखाया है कि अब, और फिर कह देंगे कि अब ये संस्कृत का है। और ये देखें नीचे भी देखिए, ये सब में आगे संस्कृत में ये टर्म होगा, ओरिजिनल ये है और संस्कृत में ये होगा, और फिर वो कह देंगे ना कि ये संस्कृत का है, जबकि ओरिजिनल फ्रेगमेंट में नहीं लिखा होगा संस्कृत में। इस तरह से ये लोग बनाते हैं। ये एक सैंपल दिखाया मैंने, अब मैं आप एक और सबूत दिखाता हूँ मैं आपको, जिसने इस पर काम किया है। लोग बोलते हैं कि भाई ये आप कहाँ से बता रहे हैं कि ये संस्कृत, और किसी ने प्रमाणित किया है कि नहीं किया है। तो ये पूरा बुक मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया हुआ है, और इस बुक को आप देखें, ये देखें, ये लिखा है ना ऊपर बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत ग्रामर एंड डिक्शनरी, ये आपको दिख रहा है। तो इस पे काम किया है ये फ्रैंकलिन इडगर्टन है, और इन्होंने पूरा जितने भी चीजें थी, जिन लोगों ने, जैसे सोलोमन था, सोलोमन क्या है कि वो डीसी सरकार उसको अपना वो गुरु मानता था, उसने डेडिकेटेड भी किया और पूरा एक किताब लिख दिया सोलोमन ने। और जितना भी पहले का था गुप्ता काल का जो बौद्धों ने लिखवाया था, ये चीजें लिखवाई थी, सबको लाइन से बोलता चला गया वो है संस्कृत है, संस्कृत है, संस्कृत है, यहाँ से गलतफहमी फैल गई। तो इस पर इन्होंने काम किया है, फ्रैंकलिन एडगर्टन ने, और भी बहुत सारे स्कॉलर ने काम किया है। इन लोगों ने बताया कि नहीं भैया वो संस्कृत नहीं है, आप उसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहेंगे। उसने एक शब्द जोड़ा उसमें, बुद्धिस्ट जोड़ा, हाइब्रिड भी जोड़ा, कि अगर आप इसको संस्कृत कह रहे हो ना, तब पहले टर्म क्लियर करो कि ये आपका नहीं है, ये किसका है, बुद्धिस्ट का है। एक और आगे शब्द जोड़ा कि ये हाइब्रिड भी आपको कहना पड़ेगा। जारविस जी आप अपनी माइक अनम्यूट करें। हाँ। हाँ, ये समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? जी तो हाँ, मैं इस देख चीज रहा को ये हूँ। लोग, हाँ, इस चीज को ये लोग गायब कर देते हैं, इस चीज को ये गायब कर हुँ। देते हैं, सीधे बोल देंगे संस्कृत। देखिए इस बंदे ने सीधे सीधे पूरा एक ग्रामर, आप इस किताब ही इसने छापा है, और इसमें देखें ये पूरा, आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, इसने पूरा दिखाया है कि कब से कब सदी तक जो है ये चीजें चली हैं। ये पूरा एक एक चीज का इसने ग्रामर बहुत बेहतरीन काम किया है। जो ये लोग हर चीज को संस्कृत संस्कृत करके दिखा दिए थे, उस पर इसने प्रॉपर, ये देखिए कितना बेहतरीन, ये सारे अभी इसने दिए हुए हैं। आगे जो है इसका एक्सप्लेन करके दिखाता है कि कैसे ये सारी चीजें जो हैं बुद्धिस्ट हाइब्रिड आपको कहनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट वैसे नहीं कह सकते हैं। और उसी ने ये जो मैंने इससे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई थी, हुँ। कि वो कैसे ओरिजिनल फ्रेगमेंट में क्या लिखा होता है और संस्कृत में क्या होगा, तो वो क्या करते हैं, खुद से ही बदल के उसको संस्कृत बोल देते हैं। ये नहीं बताएंगे कि हुँ। फ्रेगमेंट में जो लिखा है वो हाइब्रिड है, वो बुद्धिस्टों का हाइब्रिड है, ये संस्कृत नहीं है, ये छुपा ले हुँ। जाते हैं। तो ये दो चक्कर है। अब बताएं और कोई प्रश्न हो आपका? क्वेश्चन इसी से अच्छा रिलेटेड है। एक है ये स्पिट्ज़र मैन्युस्क्रिप्ट, उसको भी वे वैशाख नंदन और डेव फॉल की संतान बोल रही थी कि वो भी संस्कृत है। जबकि मैं अभी आपके साथ आपकी बात सुनते-सुनते सर्च कर रहा हूँ, तो हम्म। स्पिट्ज़र मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो वर्णमाला है, वो किसी हालत में देवनागरी से बनी ही नहीं है। किस तरह संस्कृत कह सकते हैं? और ब्राह्मी को अगर उसको संस्कृत मान लेना है, तो फिर बात ही क्या चाहिए फिर आगे? धम्मा लिपि जो है वो अलग है ना, इनका उससे क्या हाँ। लेना देना है? हुँ। धम्मा लिपि जो है उसका संस्कृत से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो अभी आपने देखा कि जो लेट, जिसको ये ब्राह्मी कह रहे हैं, लेट ब्राह्मी, मतलब कि जो बाद में जो धम्म लिपि आई है उसमें लिखा गया है। किसको? ये हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत। ओरिजिनल संस्कृत तब भी नहीं लिखा जा सकता है। ये आप देखें, उसने अभी दिखाया, ये फ्रेगमेंट मैं फिर से शेयर कर रहा हूं, अगर किसी को डाउट है ना, उसको एक बार आप लोग देखें कि ये लोग जो कहते हैं कि संस्कृत लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जिसको ये लोग संस्कृत कहते हैं वो भी प्रॉपर संस्कृत ना होके हाइब्रिड संस्कृत है। हाँ, कोई ये बात नहीं पेज सर। मैं यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। यहाँ पे आप हाँ। लोग देख सकते हैं कि भाई
यहाँ पे कहीं पे भी ये बात नहीं आ रही है कि ये जो है लिखा जा सकता है। अगर लिखा जाता तो आगे संस्कृत लिख के ये क्यों इस टर्म को ऐसे बताते कि ओरिजिनल संस्कृत में ऐसे होगा, ये क्यों ऐसा करते हैं? ये तो समझना हुँ, पड़ेगा ना पब्लिक को। हुँ, ओरिजिनल फ्रेगमेंट ये जो आप कह रहे थे ना, बोअर का भी, बोअर के बाद से दूसरा आपने स्प्लिटज़र कहा, उसमें भी यही सारे शब्द इस्तेमाल किए हैं। तभी ये एक शब्द लेकर आया था बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत, कि ओरिजिनल हुँ। संस्कृत है ही नहीं, वो लिखे ही नहीं जा सकते ओरिजिनल संस्कृत, कतई नहीं उसी के लिखे जा सकते हैं। ऊपर एक और बात सर, हो सकता है, मैंने उसको हुँ, ये भी बोला कि भई हुँ, कुछ मतलब वो बोल रहा है कि ये देखो हमारे वर्ड्स मिल रहे हैं। मैंने उसको ये भी बोला कि भाई जब भाषा का संक्रमण काल होता है, मतलब पाली में से ही संस्कारित होके आगे जाके सारे अदर वर्ण मिले और फिर जाके संस्कृत बनी। तो हो सकता है कुछ एक वर्ड तुम्हें मिल भी जाए कहीं पे, क्योंकि मैंने राजीव पटेल जी की बुक में भी देखा कि संक्रमण काल के दौरान कुछ वर्ड अगर मिल भी जाएँगे, जैसे शायद लिखा हुआ मुझे दिखा उस बुक में। हाँ, हाँ, ब्रह्म का पुलिंदा। ब्रह्म का पुलिंदा में मैंने वो देखा, तो मैंने उसको बोला तो वो बोल रहा है कि मतलब उसका ये कहना था कि उल्टी गंगा बहती है। जैसे-जैसे भाषा आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे हुँ, भाषा बिगड़ जाती है। अरे भाई, हुँ। पागल को भी पता चलेगा कि जैसे-जैसे भाषा विकास सतयुग होती है। कलयुग है ना, गुफा में यही पढ़ाई होती है ना कि सतयुग पहले बहुत अच्छा था, कलयुग में खराब हो जाता है, हाँ, तो गुफा वैसे ही पुत्रों भाषा को के यही साथ समझ बोल में आता बोल है। रहा है। उसको इतना पता नहीं चलता कि जैसे-जैसे भाषा डेवलप होगी, जैसे मैंने उसको एग्ज़ाम्पल दिया कि अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली सिर्फ़ 600 शब्द थे। मैंने उसका हुँ, इतिहास पढ़ा है लैंग्वेज का, और उसमें हुँ, बोला हुँ, गया है कि 600 ही शब्द थे। आज 5 लाख से ज़्यादा है, तो वो उसका डेवलप हुआ, विकास हुआ। ऊपर यहाँ पे वो पगलेट ये समझ रहा है कि नहीं, संस्कृत पहले अच्छी थी, आज बिगड़ गई, इसलिए उसमें पाली जैसा कुछ दिख रहा है। अरे भाई, किस दिशा में जा रहे हो? मतलब पाली से नहीं बनी है, ऐसा उसको दिखाना था। उसके अलावा अच्छा, तो इस हुँ, पूछते हैं ना कि भारत के सबसे पुराने जो इंस्क्रिप्शन हैं वो कौन से भाषा में मिले हैं? ये पूछना चाहिए था ये फिर। जब भी आप हाँ, किसी से डिबेट करने जाएँ, अगल-बगल, हाँ, पास-पड़ोस जो भी बंदा हो, तो उससे पहले एक चीज़ हाँ, पूछें कि भैया तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? कितनी क्लास में पढ़े हो? कौन से क्लास तक पढ़े हो? ये पूछ लिया कीजिए। ये पता है चौथी 5वीं फेल बच्चे जो होते हैं वो भी आके समय खराब करते हैं। तो और वो आपको पता ही है, तो अलबरूनी भी लिख के गया था कि गँवारों को आएगा कुछ नहीं, गाना ऐसे गाएँगे जैसे पूरे दुनिया के बाबूजी इन्हीं के बाबूजी हों, सबको अपना बाबूजी बना के रखे हुए हों। मतलब बुद्धिस्टों का लिखा हुआ है, उसको भी यही इनके बाबूजी लिखे हुए हैं, जैनियों का है, वो हाँ। भी इन्हीं के बाबूजी हैं। माँगे नहीं सबूत वगैरह, सबूत माँग वैसे लेते हैं ना कि भई वैसे संस्कृत सर हमें कहीं उनकी लिखा हुआ मिला है। टेक्नोलॉजी, वो हुँ, वैसे हुँ। टेक्नोलॉजी में आगे थे ना, उनको वुमेन जो एग है उसकी ज़रूरत ही नहीं थी ना, कहीं पे भी वीर्यपात हो हाँ, जाए और वो बच्चा वीर्यपात पैदा हो हो जाता जाता है। था। अच्छा, वो वीर्यपात से बच्चे गोशुंड पैदा के हो लेख जाते को थे। भी संस्कृत का बोल रहा था, और उसका वो कहना क्या ये बात था कर कि रहे हैं? हाँ, गोशुंडी का लेख संस्कृत में है, और ये देखो क्योंकि वो अच्छा। गोशुंडी का लेख संस्कृत में है, हुँ, तो हुँ। संस्कृत के भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उसका ये कहना था। कमाल सी बात है। इस पर स्ट्रीम में मत्स्य राज के साथ मेरा जो नया चैनल है अनटोल्ड हिस्ट्री, उस पर आप लोग देखेंगे पूरा घुशिंडी अभिलेख को मैंने दिखाया हुआ है, वो कतई भी कहीं से भी नहीं है। जो लेखक हैं जैसे डीसी सरकार है, वो ब्राह्मण है, वो हर चीज़ को जैसे सोलोमन बोलता है संस्कृत, संस्कृत, वो भी उसको आदत थी, उस वही गुरु चेला थे दोनों, जो गलतफ़हमी हुँ, फैलाए हैं संस्कृत का। तो हुँ, इनको हाइब्रिड संस्कृत बोलने में शर्म आती थी, ये हर चीज़ को संस्कृत बोल देते थे। इनको हुँ, संस्कृत का सौ तक नहीं पता था, ये तो इतिहासकार थे, संस्कृत कभी पढ़े नहीं थे, हवा में बातें किए जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ ना कि ये जो जो चीज़ अपडेट हो जाती है, तो धार्मिकों का क्या होता है ना कि अपडेटेड चीज़ कभी नहीं पढ़ते हैं ये लोग। मतलब कोई नई रिसर्च आ जाए, जो पहले बना हुआ है, जैसे आज से 4000 साल पहले किसी ने कुछ गप हाँक दी, उसी को सच मान के बैठ जाते हैं। अभी जो अपडेट हो रही है, नई लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, उनको भी देखना चाहिए। अब घोशुंडी जो अभिलेख है, देखिए मैं आपको थोड़ा-सा शेयर करके दिखाता हूँ उसकी सच्चाई हाँ, क्या है हाँ, पहले। हाँ, ये हाथीवाड़ा घोशुंडी अभिलेख, ये भी इन्हीं लोगों के फ़ेवरेट जो है, जो दर्शक लोग जो बार-बार कहता हूँ कि भैया विकिपीडिया से मत पढ़ो, ये लोग जाके उसी से पढ़ते हैं। उन्हीं के मैं दिखा देता हूँ ताकि ये लोग भी आगे से कोई दिक्कत होगा तो समझ सकेंगे। बोलेगा ये, संस्कृत बोलेगा कि ये संस्कृत में है, संस्कृत इंस्क्रिप्शन, और ये देखिए ये क्या कह रहा है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, कह रहा है ना? और ये देखिए हुँ, डेटेड टू 2nd और 1st सेंचुरी बीसी, ये बोल रहा है कि ईसा से दूसरी से पहली सदी, ये बोल रहा है। अब सवाल हुँ, ये आता है कि भाई साहब देखिए, किसी चीज़ की गलती आपको पकड़नी हो ना, तो सबसे पहले आप ये सवाल खड़ा कीजिए कि भई आप एक चीज़ हमें ज़रा बताएँ कि भई उस समय राजा कौन था? ये पहले पूछा जाता है
कि भैया राजा कौन था उसका। उस समय सेकंड सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी में बीसीई में जो ये जगह है जहाँ पे पाई गई है, ये बोल रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान, राजस्थान में घुसुंडी में राजा कौन था, पहले राजा बता दीजिए। जब राजा होगा फिर भाषा वहाँ की पता चलेगी। क्योंकि अभी आप देखें जस्ट उससे पहले जो राजस्थान में ही आप देखें कि बैरठ, जूनागढ़, इतने भी अभिलेख उधर के मिले हैं, वो सारे के सारे जो हैं पाली प्राकृत में लिखे हुए हैं। हाँ। तो 2250 साल पहले मत सारे अभिलेख जो हैं वो पाली प्राकृत में मिल रहे हैं। अब 50 साल में ही आपका संस्कृत वहां प्रकट हो गया। भाई 50 साल में आपका संस्कृत प्रकट हो गया, तो राजा का नाम बता दीजिए, कौन राजा था, कौन राजा था जो आपको लाके संस्कृत दे दिया। जब अगर ये संस्कृत था तो इसको तो सबसे भारत का पुराना अभिलेख बोलना चाहिए। तो जब भी आप सर्च करेंगे कि ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, तो जूनागढ़ का नाम आएगा जो 2री सदी का है, वो भी बुद्धिस्ट का लिखवाया हुआ है, हाइब्रिड, उसको भी हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत कहा जाता है। विकिपीडिया इस तरह से गलतफहमी फैलाता है, ये लोग बैठे रहते हैं ना, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। संस्कृत संस्कृत लिखा ही नहीं जा सकता। अब आगे देखें, अब मैं बताता हूँ कि वहां पे राजा कौन था। शकों का पूरा प्रभाव था वहां पे। ईसा से 100 साल पहले, 200 साल पहले शक आए थे। और शक जितने भी हैं वो अपने इंस्क्रिप्शन जो लिखवाते थे वो संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। संस्कृत का प्रयोग पहली बार जो कुछ शब्दों का आना जाना हुआ है वो जूनागढ़ में ही थोड़ा बहुत लोग बताते हैं, वो भी प्रॉपर नहीं है। अब ये देखिए, डेटेड टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी बोल दिया ना, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ये फ्रेगमेंट है, ये मिटा हुआ है। और ये देखें ये क्या दिखाते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेना गजायनेना पी, अब बीच में ये ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, ए गायब है। ठीक है, दूसरा देखें ये गायब है, टूटा फूटा है, नहीं पता है इनको। और जे ब्रैकेट में लिखा है, सिर्फ आई यहाँ पे, एन ए ये खुद से लगा के लिख रहे हैं। और ये देखिए इधर जहाँ वासुदेवा लिखना है वहां लास्ट में एम लिख रहे हैं खुद से। संस्कृत में वासुदेवाभ्याम करने के लिए, हाँ। हाँ हाँ, लास्ट में हलंत आता है ना, मौका। हाँ। धम्म लिपि में हलंत लास्ट में लिखा ही नहीं जा सकता है। धम्म लिपि में हलंत जो है लास्ट में होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने खुद से ब्रैकेट में एम लिख दिया कि इसका मतलब कि ये वसुदेवाभ्याम होगा। ठीक है ना, ब्रैकेट में ये हाँ। एम का मतलब ये नहीं दिया हुआ, खुद से बनाया गया है। उसी हम्म। तरह से आप देखें यहाँ पे थर्ड नंबर यहाँ पे मीटा हुआ है, और ये जहाँ पे ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये सब इन्होंने खुद से बना बना के लिखा। ये फ्रेगमेंट बहुत टूटा फूटा था ना, लकड़ी का था। आपको पता है ये फ्रेगमेंट किस हालात में मिला था? हम्म। ब्राह्मणों ने इसको लिया, ब्राह्मणों ने ही इसको किया। आप आसानी से इसको विकृत कर सकते हैं, आप मनपसंद चीजें जो है छेद सकते हैं। इसका जो हम्म। डुप्लीकेट बनाया गया है फ्रेगमेंट, ये देखें नीचे लिखा है ना, ये फ्रेगमेंट हाथीबाड़ा स्टोन इंस्क्रिप्शन। जब आप हम्म। पढ़ेंगे इसको डीसी सरकार की किताब से, वो बंदा लिखता है कि ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ना सिर्फ एक जीरोक्स पड़ी हुई है, उससे ये सब बातें हम लोग जाने हैं। भाई सिर्फ साहब उतना ही नहीं ओरिजिनल। सर, अगर हम इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शन में लिखा है उसको अगर जॉन प्रिंसेप वगैरह ने जो पाली भाषा को डिकोड किया कि किसका क्या मीनिंग है, उसके हिसाब से हाँ तो ये हाँ, बैठेगा ही नहीं। नहीं बैठेगा, किस नहीं हाँ, बैठेगा, किस बिल्कुल किस नहीं साइनेज बैठेगा। का मीनिंग क्या है वो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा हाँ सर, तो लास्ट चीज़, शायद आपको आज़ाद ने एक फ़ोटो भेजा होगा, अगर आप अभी वो दिखा सकें, क्योंकि वो चंटराज जो था उसने ऐसा दावा किया कि ये देखो मैं धम्म मतलब ब्राह्मी लिपि में लिख सकता हूँ संस्कृत। मैंने बोला या क्षत्रज्ञ रू हम्म, रू ये सारे तो वर्ण है ही नहीं धम्म में, तो उसने तो लिख दिया। पता है कि वो झूठ है, लेकिन आप ज़्यादा जानते हो, तो अगर आप उसको दिखा सके तो लोगों को भी पता चलेगा कैसे कैसे उल्लू बनाने के लिए बैठे हैं, ताकि हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनको पता चले। हाँ अभी दिखाता हूँ। तब तक एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि विकिपीडिया से जब भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको सच्चाई तो नहीं हाथ लगती है, क्योंकि विकिपीडिया में सब इनके बाबूजी लोग बैठे रहते हैं, अपने हिसाब से हर चीज को संस्कृत लिखाएंगे। भले ही वो चीज उसमें नहीं लिखी जा सकती हो, फिर भी वो ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो जो है संस्कृत ही लिखी हुई है। तो इसीलिए कभी गुमराह ना हो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो आप मुझसे कह रहे हैं कि शेयर करने के लिए, खैर शेयर तो कर दूंगा मैं, लेकिन एक चीज मैं और थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देता हूँ कि हुँ, जब भी आप कुछ धम्म लिपि में लिखने जाएंगे, धम्म हुँ, लिपि में कुछ भी आप लिखने का दावा करेंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप
कब ये चीज़ लिख रहे हैं, मतलब मौर्यकालीन जो धम्म लिपि है उसमें लिख रहे हैं, या गुप्त कालीन में लिख रहे हैं, या जो लाटर धम्म लिपि है जो हर्षवर्धन काल में आई थी या पाल वंश में आई थी उसमें लिख रहे हैं, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले। हाँ। ये एक सबसे बड़ी जो है ना ये बात है जो कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि जो धम्म जो है वो उसका एवोल्यूशन हुआ है। तो होता क्या है कि जो मौर्य साम्राज्य था उस समय कुछ चीजें नहीं पाई जाती थी, कुछ चीजें जो हैं नहीं पाई जाती थी। अब मैं थोड़ा सा उसको दिखा देता हूँ। ये आप लोग यहाँ पे देखें, ये धम्म लिपि 11 खड़ी है। इसमें अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये देखें, इसमें लिखा है कि धम्म लिपि में मूलतः 9 खड़ी है। जारविस जी एक चीज को समझिएगा, 9 खड़ी इसमें लिखा हुआ है, जबकि आज की जो देवनागरी है उसमें टोटल कितनी होती है, 12 खड़ी होती है ना। 12 खड़ी होती है। 12 खड़ी होती है। अच्छा, धम्म लिपि में ये 9 खड़ी लिखे है ना, 9 खड़ी भी नहीं 8 ही खड़ी थी, 9वीं खड़ी भी बाद में विकसित हुई है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है 9 खड़ी दिया है फिर भी इन्होंने, क्योंकि सांची के स्तूप का पूरा स्टडी किया गया है, और जितने भी सांची के स्तूप और मौर्यंस के जितने अभिलेख हैं सबका देख के तब ये चीजें विकसित की गई हैं कि किन किन पुराने इंस्क्रिप्शन में क्या क्या पाया गया है। तो ये लिखते हैं कालांतर में ए है ना, ये ए और ओ संस्कारित होकर नए अक्षर उभरने के बाद 11 खड़ी विकसित हुई। ये समझें इस चीज को, ये विकसित हुई है, डेवलप हुई है। ए और ओ कब हुई है, बाद में। देखिए क्या लिखते हैं, लेकिन याद रहे सम्राट अशोक की धम्म लिपि में प्राप्त अभिलेखों में ए और ओ स्वर का उपयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों भी जो खड़ी है ना ये बाद में डेवलप, उस समय सम्राट अशोक में ये नहीं थी। तो अब ये सोचे कि जितने भी इनके धर्म ग्रंथ हैं जहाँ पे ये लोग अह जो विसर्ग होता है उसका प्रयोग किए हैं, अह विसर्ग भी बहुत बाद में आया है। इनका पूरा संस्कृत जो है ना विसर्ग घुसा हुआ है, सम्राट अशोक के अभिलेख में विसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये देखें आप। और सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में नहीं इस्तेमाल हुआ है, उस समय कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है। भाई साहब आप लोग कहाँ से विसर्ग, ये जो है ना अह जो है इसका 12वां जो वो होता है, 12वां खड़ी होता है अह विसर्ग। और ये देखें ए और ओ ये भी बाद में डेवलप हुआ है, ये सम्राट अशोक में नहीं था। अब ये सवाल आता है कि जिन जिन शब्दों में जिन जिन में ये प्रयोग हुआ होगा इनके धार्मिक ग्रंथों में, वो तो सम्राट अशोक तक अस्तित्व में ही नहीं था। तो आप अगर किसी चीज को दिखाओगे भी ना लिखते हुए कि ये चीज हम दिखा रहे हैं, आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि क्या वो चीज जो है सम्राट अशोक के समय में वो चीजें थी भी कि नहीं थी। नहीं थी, आप दिखाओगे कि भाई गुप्ता काल में हम लिख सकते हैं, या फिर आप दिखाओगे कि हम पाल वंश वाले धम्म लिपि में लिख सकते हैं, तो वो प्रमाण थोड़े माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। अब क्योंकि ये वो समय के साथ डेवलप हो चुकी होंगी। हाँ डेवलप हो चुकी होंगी, और आप बाद वाला दिखा दोगे और ये ठहराओगे कि बाबूजी जो है अशोक के समय के हैं, तो वो थोड़े मान लिया जाएगा। अरे आपके बाबूजी पाल वंश के होंगे, 1000 1500 1200 साल का अंतर होगा, तो उसको हम लोग थोड़े मान लेंगे, उससे नहीं होता है। अब चलें देखें कि क्या है, आप लोगों ने क्या भेजा है। मेरे ख्याल से ये आप कह रहे हैं। हाँ, ये उसने लिख के भेजा और मैंने हम्म, भी थोड़ा बहुत क्या ऑनलाइन है, देखा था। क्या है जी, इसका क्या कहना है कि चीज ये है ये? संस्कृत लिखा है। ये संस्कृत लिख दिया है, मतलब ये जिसने भी लिखा है उसके बाबूजी संस्कृत इसी में लिखे हैं, सारे धर्म ग्रंथ वेद पुराण कुरान इसी में लिखे हैं क्या ये हैं? इसमें संस्कृत लिख दिया है। ऐसे ऐसे गपोड़े भरे पड़े हुए हैं, बताइए दर्शकों आप लोग देख लीजिए, आप लोगों ने आज तक देखा है संस्कृत इस लिपि में कहीं पे? 4 मतलब वर्ड भी नहीं लिखे उसने पूरे और ये बोल रहा है कि ये जिनके, संस्कृत है। हाँ जिनके दावा है कि उनके बाबूजी जो हैं लाखों करोड़ों साल से जो है वेद लिख कर आए हैं, तो भारत में तो 4000 साल 3800 साल पुरानी तो हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है कि नहीं है जारविस जी? हाँ। है ना, वहां की भी तो हुँ। लिपि है, वहां भी हाँ, तो हाँ। लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता में। उस हुँ। लिपि में लिखा होना चाहिए था ना, जब लिखावट की बात आ रही है तो। अगर वेद और ये सब महाभारत वगैरह इतने पुराने हैं, वेद व्यास लिखता होगा और वो क्या नाम है वाल्मीकि लिखता होगा, तो वो इस लिपि में लिखता होगा, वो तो लिखेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लिपि में लिखेगा ना।
आज तक जिसको हाँ। डिकोड तक नहीं किया गया, उसी में लिखा होना चाहिए था। उसमें लिखा होना चाहिए था। तो ये कौन सी गुफा में आप चले गए थे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, कौन गुफा पुत्र से आप जो है पहुंच गए थे ये आप बहुत सही ऐसे बोल रहे हैं, मैं बेवकूफों गुफा से में ही दूर। गया था, क्योंकि वहाँ से एक खुजली वाला कुत्ता बेवकूफों से पीछे पड़ गया फिर। बेवकूफों के यहाँ ना जाया करें। ये जो चीजें हैं बताएं। अब ये लिपि जो है, ये लिपि अब अशोक से लेके और ये पाल वंश के बीच की लिपि है। इसमें कोई क्यों लिखेगा भाई साहब? क्या है ये? है? मैं दिखाता हूँ उनका इंडस वैली का। अगर रामायण महाभारत दिखाना है जिसमें ऋषि मुनि होते थे 5,000 साल पहले, तो वो तो इंडस वैली वाले उसमें होने चाहिए। मैंने तो सर क्या था कि वर्णमाला के हिसाब से इस फ़ोटो को मैच करके देखा, कुछ मैच नहीं हम्म। हो रहा है। लेकिन ये क्या है कि हम्म। हमारे व्यूअर्स को क्लैरिफ़िकेशन आपके थ्रू मिले, इसीलिए मैं आज ख़ास करके आया था। अच्छा, नहीं, मैं इसको दिखाता हूँ ना कि भाई अगर किसी को महाभारत का सबूत दिखाना है तो वो सबूत तो यहाँ से मिलेगा। जब आप दिखाओगे कि भाई जो 5,000 साल पहले की जो लिपि थी, क्योंकि व्यास तो उस समय लिखा होगा ना, और वाल्मीकि तो 17-18 लाख या त्रेता युग में कब लिखा होगा, वो तो इससे भी खतरनाक उसमें लिखा होगा, मतलब लिपि में। भाई इस लिपि को तो आज तक हम पढ़ नहीं सके। इस लिपि में अगर व्यास लिखा है तो इन लोगों को पढ़ देना चाहिए था। ये देखिए, ये कौन सी लिपि है? ये दिख रही है आपको लिपि? जी हाँ। अब बताइए, इस लिपि में अगर व्यास व्यास लिखता होगा तभी तो महाभारत लिखा होगा ना। हम लोग तो आज तक नहीं पढ़ पाए। जिनका दावा है कि वेद रामायण महाभारत जो है, ये सब जो है इतने पुराने हैं, इस लिपि में होने चाहिए थे फिर तो। 5,000 का जो आंकड़ा है कि 5,000 साल पुराने जो है महाभारत है, तो इस लिपि में होनी चाहिए। हम्म। इस वो हुँ। समकालीन लग रही है ना 4,500 साल पहले की लिपि। और आसान भी हैं? होता ना, क्योंकि अगर हाँ। अश्वमेध यज्ञ में दिखाना है कि किसी को घोड़े के साथ सुलाया जाना है, तो आसान रहता। हाँ। हाँ। हाँ, तो बहुत खतरनाक बात कर दी है। और बताएं, और कोई प्रश्न हो तो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। ये दोस्तों जो है, ये आप देखें। हाँ, ये धम्म लिपि की 11 खड़ी में ये जो आप देख रहे हैं, क का की कू कू, तो ये सब ऐसे किए जाते हैं। का लिखिएगा तो ये क जो लिखा हुआ है ना प्लस की तरह, क्रॉस की तरह, तो उसके ऊपर ऐसे डैश आ गया है राइट साइड में, का। और ये की देखिए, की कू कू, ये सब कैसे लिखा जा रहा है, तो ऐसे बढ़ते जाएगा। तो धम्म लिपि में भी जब बातें होती है ना, तो इसी तरह की जो है ना, ये बदलाव आते हैं। अब ये कुछ और देखें। ये धम्म लिपि की मात्राएं होती हैं, ये सब मात्रा है ये देखिए। हुँ। ये सब जितना आप चिन्ह देख रहे हैं, ये सब मात्राएं उस पे पड़ती हैं। और ये धम्म लिपि का संयुक्ताक्षर है। संयुक्त अक्षर जब बनाते हैं आप जोड़ जोड़ के, तो इस तरह से बनता है। और इसमें देखिए ढेर सारे जो हैं संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं जो पाए गए हैं। ये संयुक्त अक्षर जो हैं ये पाए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पे लिखावट आपको दिख रही थी, वो यहाँ पे कहीं पे दिख पा रही हो तो आप बता दें हमें, कहीं पे भी। वो जो लिखावट थी इसे मैच कर लीजिए भाई। ये संयुक्त जो धम्म लिपि के कंपोजिट अल्फाबेट जो हैं ये पाए गए हैं, और इसमें बाद वाला भी शामिल किया गया है। बाद वाला हाँ, भी, तो अगर इस तरह का। एक्चुअली जूनागढ़ का जो लेख है, उसमें इसमें से काफ़ी शब्द अब हम देख सकते हैं इसमें से। हाँ, तो वो जो है ना, आप होता क्या है ना कि एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन होता है तो वो चीज़ें बढ़ती जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक चीज़ थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर विदेशी हैं, अगर आप हुँ, विदेशी हैं, तब आप कहेंगे, जैसे मान लेते हैं अफगानिस्तान है, हो सकता है कि वहां पे 2-3 शब्द मिल के री लिखा जा सकता हो। हुँ, वहां पे अफगानिस्तान में या विदेश में कहीं पे री की ध्वनि हो। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनको जब री लिखना था, ऋषि वाला री, तो वो तो RI लिखते थे। ऋग्वेद को RI लिखते हैं वो तो हुँ, हम लोग हैं री का स्पेशल एक सिंबल एक बना लिए हैं, एक हुँ, अर्धस्वर बना लिए हुए हैं। और वो भी देवनागरी लिपि में हमने बनाया है। ठीक है ना? हाँ, तो हाँ, जब 2 चीज़ को जोड़ के बनाया जाता है ना, तो तब बनाया जाता है जब आप विदेशी हों, बाहरी हों। तो अगर यहाँ पे जो री का ये आप इससे पहले जो दिखाया जा रहा था, वो अगर भारत का शब्द होता, तो वो आपके जो मुख्य जो ये लिपि थी, ये जो आपका धम्म लिपि वर्णमाला ये जो दिख रही है ये, इसमें होती वो। ये आ ई ई हुँ, ऊ दिख रहा है ना, हाँ, अह तक दिख रहा है 11 खड़ी। यहाँ पे हुँ, री आपको दिखाई देता नहीं, दिखाई दे रहा है री यहाँ पे। नहीं, हुँ, ये धम्म लिपि में और आज का जब आप ये पढ़ेंगे वर्णमाला, जो देवनागरी लिपि है, उसको भी मैं एक बार शेयर करके दिखा देता हूँ। उसमें आप लोगों को दिखेगा
क्योंकि शुरू में वो था ही नहीं, वो बाद में इवॉल्व होके आया है। जब 2-3 शब्द जुड़े हैं, जुड़-जुड़ के नई चीज़ें बनी हैं, तब जाके वो आया है। हाँ, ये राइट साइड में आप देखेंगे तो ऊपर का जो वर्णमाला है अ, आ, इ, ई, उ जो हुँ, स्वर है ए, औ, लास्ट में देखिए ये री लिखा ओ हुआ है, हुँ, राइट साइड में री लिखा हुआ है ना, दिख रहा है। हुँ, क्योंकि जब देवनागरी बना ना तब ये ध्वनि विकसित कर ली गई थी, इसीलिए री इसमें आ गया है। हाँ, तो ये हम लोगों ने बाद में विकसित की है। ध्वनियाँ कैसे बनती हैं जब इवोल्यूशन होता है, पहले कहीं पे भी रिसीवर आप देखें कि कहीं पे भी ऋषि शब्द नहीं आया है। इसीवर आता था, इसीवर को इन लोगों ने रिसीवर बनाना शुरू किया। तो कहीं भी सम्राट अशोक पे ऋषि नहीं लिखा गया है, हर जगह लिखा गया है कि भई उनको लिखा गया है शाक्य मुनि लिखा गया है, मुनि। लेकिन 13वीं सदी का जब आप वो पढ़ते हैं जिनचरित पढ़ते हैं, तब री की ध्वनि आ गई थी। तो वो इनको ना महिषी कहता है, महर्षि की तरह महर्षि, ईसी, रिसीवर, ईसीवर कहता है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो हुँ, ये आपको समझना होगा कि ये इवोल्यूशन होता है और धीरे-धीरे ये चीज़ें आती हैं। बाहर किसी में जैसे एक बंदा अभी आया था बोल रहा था कि पाई गई हैं तो भाई अगर वो ध्वनि धम्म लिपि की होती तो जो वर्णमाला है ना ये 11 खड़ी, इसमें स्थान पा गई होती। वो हुँ। ज़बरदस्ती जोड़ के किसी 2 शब्द का संयुक्त बन रहा है, वो ओरिजिनल शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है। अब मैं देखता हूँ अगर वो होंगे तो उनको भी यहीं पे ऐड ही कर लेता हूँ। कहाँ गए ये? हाँ, ये आ गए हैं ये। मैं कहना चाहता हूँ संस्कृत को देवनागरी लिपि कोई संस्कृत लिपि नहीं है, लिपि लिपि होती है, भाषा भाषा होती है, किसी संस्कृत का विशिष्ट पहला लिपि में लिखा लिखित नहीं जाता है। लिखित सबूत कब मिला है? जो कंप्लीट संस्कृत हो, साउथ मिला है, बताएँ? आप ही बता दीजिए, आप बता तो रहे हैं इतने सेकंड सूची में जो आप अरे क्या कहते हैं। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। 8वीं कक्षा से संस्कृत रोइए स्टार्ट मत। हुआ था बचपन में। उसमें पहला ही जो पाठ था उसमें आता था कि संस्कृत हमारी देवभाषा है, बहुत पुरानी है और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। तो आप देवनागरी मतलब सिर्फ़ हिंदी मत समझिए। ये लिपि तो देवनागरी ही है। उसमें आप नहीं कह सकते ये सारी चीज़ें भाई। ये लोग पता है क्या करते हैं? ये जो लाटर धम्म लिपि है ना, जो बाद में जो हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत के लिए जो इस्तेमाल की जाने लगी थी, उसको हुँ, ये लोग दिखाते हैं और ये सोचते हैं कि ये ठहरा देंगे कि ईसा से पहले या फिर ये दिखा देंगे कि अशोका से पहले ये चीज़ें भाई साहब आप क्यों सिर्फ़ इसके पीछे पड़े हो कि 2 संयुक्त अक्षर मिल के बन रहे हैं? अगर आपका कंप्लीट अगर वर्णमाला विकसित थी, जैसे आज विकसित है देवनागरी लिपि में और आप री का स्पेशल उच्चारण यहाँ पे करते हो। ये जो री है ना इसका स्पेशल उच्चारण करते हो। ज जब ये ध्वनि बनती है इसका मतलब इसका ध्वनि अलग हो जाता है बाकी के स्वर से। तो अब जब ऋग्वेद या धार्मिक ग्रंथों का जब आप उच्चारण करोगे ना तो ये ध्वनि इस्तेमाल करोगे। तो आपका जो भी ये बात आ रहा है ना वो तभी विकसित हुआ है जब ये चीज़ अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा-सा और लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। 11th सेंचुरी का मैं एक सैंपल दिखाना चाहूँगा जहाँ पे इन लोगों ने का जो एक बहुत सो कॉल्ड क्लेम है, वो भी थोड़ा-सा दूर हो जाए। ये लोग 11th सेंचुरी तक भी इसलिए नहीं लिखते थे कि इनको डर था कि कहीं गड़बड़ कर देंगे उच्चारण संबंधी या इस तरह की ध्वनि नहीं अवेलेबल है। ये यहाँ पे मैंने शेयर किया है। ये पूरा मैंने उठा के अलबरूनी का भारत क्या लिखा है वही मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। देखिए ये क्या लिखता है अलबरूनी। ये लिख रहा है कि वेद का अर्थ है उस चीज़ का ज्ञान जो पहले अज्ञात थी। वेद एक धार्मिक पद्धति है। दोस्तों मैं पूरा पढ़ूँगा ताकि फिर कभी किसी को अलबरूनी से जो वेद के बारे में लिखा है उसमें किसी को डाउट ना रह जाए। और ब्रह्मा ने अपने मुख से इसका प्रकाश किया है। देखिए 11th सेंचुरी में उसको ये लोग बताए थे और इसने लिखा है। वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान था उस समय। और सुने, ब्राह्मण लोग इसका अर्थ समझे बिना ही इसका पाठ करते हैं। देखिए ये लिखता है कि ब्राह्मण लोग खुद ही नहीं जानते हैं उसका अर्थ। आप पाठ करते हैं। अच्छा ऐसा कौन मतलब करता है जैसे दरवेश जी आप बताएँ? जैसे हाँ, हाँ। मदरसाओं में ये लोग अरबिक पढ़ते हैं बिना समझे, वैसे ये लोग भी करते हैं। हाँ, बस ये वही कहता था। वो रहता था ना, देखता था, तो ये कह रहा है ब्राह्मण लोग इसका अर्थ समझे बिना ही इसका पाठ करते हैं। इसी प्रकार ही वे इसे कंठस्थ भी कर लेते हैं। एक से सुनकर दूसरा याद कर लेता है। ये देखें ये क्या कर रहा है, एक से सुनकर दूसरा याद कर लेता है। ब्राह्मणों में वेद का अर्थ जानने वाले बहुत थोड़े हैं।
कराए ब्राह्मणों में वेद का अर्थ जानने वाले बहुत थोड़े हैं, फिर उन लोगों की संख्या तो और भी कम है जिनका पांडित्य इतना बड़ा हो कि वे वेद के विषयों और उसकी व्याख्या पर धार्मिक विवाद शस्त्रार्थ कर सके। मतलब ये बोल रहा है कि ब्राह्मण खुद ही वेद को नहीं जानते थे, ये साफ साफ कह रहा है। कुछ उसमें से हैं जो जानते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो उस पर शस्त्रार्थ तक कर सके। मतलब ये लोग शस्त्रार्थ तक भी नहीं कर सकते थे। उसमें क्या लिखा है, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं से चोरी किए थे और जबरदस्ती जानबूझ के रटम तोता लगाए पड़े हुए थे, इनको खुद मतलब नहीं था। इससे एक बात और पता चलती है कि उसकी जो भाषा थी ना, वो ब्राह्मणों की भाषा नहीं थी। ये समझिएगा जारविस जी। जब आपकी हुँ। भाषा होगी ना, आप हिंदी आपकी भाषा है, और या फिर आप मान लेते हैं कि कोई आपकी मराठी, या फिर मान लेते हैं भोजपुरी हो गया, या बंगाली, फिर गुजराती कन्नड़ा, हो गया, तमिल। बंगाली हो गया, कन्नड़, हाँ, ये सब आपकी लोकल भाषा होगी। अब उसमें जब कोई चीज़ आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब आप समझ जाएँगे। आप मेरी हुँ, बात समझ रहे हैं? उसमें आप हुँ, पक्का हुँ, समझ जाएँगे, कितना भी खतरनाक डिक्शनरी का लैंग्वेज प्रयोग किया गया होगा। यहाँ पे ये लिखता है कि वो खुद नहीं समझ पाते थे, उसका अर्थ नहीं समझ पाते, यानी कि आज जो हालत है वेद की, वही हालत 11वीं सदी में भी थी। ब्राह्मण हुँ। जो है उसका अर्थ इसीलिए नहीं समझ पाता था क्योंकि उसकी भाषा वो नहीं थी। समझ रहा है मेरी बात? हाँ, हाँ, उसकी हाँ, हाँ। भाषा उस समय भारत जो है पाली प्राकृत की भाषा थी। इसीलिए ये लोग खुद ही नहीं समझ पाते थे। अभी भी डिपेंडेंट थे कि कोई बंदा जो है उसका अर्थ इनको समझा दे। जैसे हम लोगों को कोई अरबी में बताए कुरान को, हम लोग नहीं समझ पाएँगे, हम डिपेंडेंट है हिंदी अनुवाद पे या इंग्लिश अनुवाद पे, कि कोई बंदा हमको अनुवाद करके दे दे या कोई एक्सपर्ट हमें बता दे। लेकिन हिंदी में कोई बंदा अगर लिख दे, कितनी भी अच्छी स्टोरी लिख दे, कितना भी अच्छा गूढ़ बात लिख दे, हम लोग उसको देख पढ़ सुन के समझ जाते हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी भाषा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, बस यही हाँ। चक्कर है, यही से पता चलता है कि उस समय भी संस्कृत का भारत में ब्राह्मण तक नहीं जानते थे, आम आम जनता क्या जानेगी? ये लिखने की बात कर रहे हैं, आगे आगे सुने और सुने यहाँ पे। ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, और क्षत्रिय वेद तो पढ़ते तो हैं, पर उन्हें किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, ब्राह्मण खुद नहीं समझता था, लेकिन क्षत्रिय को पढ़ा रहा है, और खुद जो है ये नहीं समझ पाता था। अच्छा, ठीक है वैश्यों मुकुट जी। और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा। ये सुन लीजिए, वैश्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई, हुँ, जो वैश्य लोग हैं जो आज वेद का धरोधार और ब्राह्मण धर्म को मान रहे हैं, वो लोग सुन लीजिए ये अल्बरूनी क्या लिख के गया है। वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, उसके सुनने की भी आज्ञा नहीं। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती थी। ये देख लीजिए, उसके साथ वैश्य और उनके साथ हो रहा है। देखिए जारविस जी, आपने प्रश्न जब उठा ही दिया है तो मैं सारा चीज यहाँ पे दिखा ही देता हूँ ये। हाँ। इसमें बीच में हम्म। एक प्रसंग जो है, एक वार्ता जो है वो कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसके अनुरूप हम्म। है। ये रत्तू तोते की ही बात है। एक रट्टू तोता था, उसको किसी ने पाला और उसको सिखाया। पिंजरे में वो रहता था कि बिल्ली आवे तो उड़ जाना, हम्म। बिल्ली आवे तो हम्म। उड़ जाना। अब तोता तो बोलने लगा हर रोज़, पर तब तक ब्राह्मणों ने उसको दिखाया नहीं था कि बिल्ली क्या होती है। अब एक दिन बिल्ली हम्म। आई, फिर भी वो बोल रहा था बिल्ली आवे तो उड़ जाना, बिल्ली आवे तो उड़ हम्म। जाना। अब बिल्ली नजदीक आई, धीरे से मुंह में दबोचा, फिर भी बोल रहा था बिल्ली आवे तो उड़ जाना। यही हालत है इन लोगों की। तो हाँ, वही वही चीज है कि देखें, जो बंदे खुद ही नहीं जानते थे अर्थ, डिपेंडेंट थे दूसरे पे, ऐसा तभी होता है जब उनकी भाषा नहीं थी। और हम देख भी लिए कि कहीं पे भी ये संस्कृत भारत की भाषा ही नहीं रही है। दरअसल पाली प्राकृत ही भाषा थी। इसीलिए भारत के जो दो सबसे जो जिनके सबूत मिलते हैं, जैन और बौद्ध, उन दोनों के ही जो ग्रंथ हैं या उनकी जो चीजें रचनाएं हुई, वो पाली प्राकृत में रचनाएं हुई, इसीलिए हुई। ठीक है हुँ, ना? बाद में संस्कृत में कन्वर्जन किया गया, संस्कृत बहुत बाद में आया है। अगर पहले होता तो बुद्ध और महावीर जो हैं, जिनको ये लोग कहते हैं कि ये तो उपनिषद से ज्ञान लिए हैं, वेदों से, अरे भैया, वेद से ज्ञान लेते तो संस्कृत में देते ना। जब पूरी दुनिया, जब जब वैदिक काल था, तो पूरी पब्लिक को ही वो संस्कृत आनी चाहिए थी। जब सबको सबके आनी सब चाहिए थी। आर्य, हाँ, जब सारे आर्य जो हैं बाहर से आए थे, तो इसका मतलब कि सबको वो भाषा आनी चाहिए थी। सबको वो भाषा आना चाहिए थी, और पूरे के सर पूरे सबको वो भाषा आनी चाहिए थी। इसके हुँ, ऊपर हुँ, अभी-अभी लल्लन टॉप के ऊपर जो एक न्यूज़ हुँ, चैनल है यूट्यूब के ऊपर, हुँ, उसने हिटलर के विचार हिंदुओं के ऊपर और भारत के ऊपर उसका एक एपिसोड बनाया है, शायद 2 वीक पहले ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है।
उसके हुँ, हुँ, अंदर जर्मन फिलोसोफर जो उस टाइम सर्विस करते थे हिटलर के नीचे, उनका भी यही सोचना था कि ये लोग जो ब्राह्मण है या जो संस्कृत हुँ, भाषा के लोग जानकार है वो बेसिकली यहाँ से गए हैं, लेकिन अब उनका जो खून है वो आर्य नहीं रहा, वो अनार्य हो हुँ, चुके। हुँ, वो लोग भी इसी बात को सपोर्ट करते थे और आज के ये नारंगी संतरे जो हैं ये पागलों की तरह उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो उसको नफरत करता था कि ये हमारे बिगड़े हुए लोग हैं जो वहां चले गए हैं। हुँ, हुँ। अब एक चीज़ और देखें जारविस जी, एक पॉइंट जो आपका सबसे सटीक उत्तर है कि क्या जो है संस्कृत धम्म लिपि में लिखा जा सकता था? तो ये देखें, इसका इस जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इसका दूसरा पैरा आप देखें, ब्राह्मण हम्म लोग वेद को लिखने की आज्ञा नहीं देते, 11वीं सेंचुरी में बता रहा हूँ मैं। क्योंकि इसका उच्चारण विशेष ताल स्वरों से होता है। ये समझ रहे हैं? विशेष ताल और स्वर से होता है, तो इसीलिए लिखने की नहीं देते। क्यों? वे लेखनी का प्रयोग इसलिए नहीं करते कि कहीं कोई अशुद्धि और लिखित पाठ में कोई अधिकता या न्यूनता ना हो जाए। इसका फल यह हुआ कि कई बार वेद भूल जाने से इसे खो चुके। अब ये देखें, इन लोगों को ये बात पता है कि हम लोग जो स्वर और व्यंजन इस्तेमाल करते हैं वो लिखित में है ही नहीं। मतलब तभी तो कोई नहीं कर रहा है ना। अब मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूँ, ये बात तो मैं लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ हम्म कि नहीं लिख सकता हूँ? अब हम्म मैं ये थोड़े सोचूँगा कि यार मैं लिखूँगा तो गलत हो जाएगा। अरे मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता है कि ये स्वर है, ये व्यंजन है, मैं लिख लूँगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कहते थे कि हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जो हम लोग ताल स्वर का प्रयोग करते हैं वो यहाँ पे नहीं है, अशुद्धि हो जाएगी। यानी कि धम्म लिपि उस समय जो चलती थी उसमें ये लोग अपना वैदिक संस्कृत नहीं लिख सकते थे। समझिए मेरी बात को? हम्म। ये यहाँ से क्लियरली प्रमाणित हो रहा है कि ये 11वीं सदी की बात है। और कोई बंदा अगर कह रहा है कि 1-2 शब्द दिखा के कि हाँ, इसीलिए संस्कृत लिख सकते हैं, तो वो फिर कोई झूठ बोल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ चले जाते हैं, लेकिन जारविस जी मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगली बार जब कहीं भी आप किसी से भी डिबेट करें, तो एक बार क्वालिफ़िकेशन पूछ लें उससे कि कहाँ तक उसने रिसर्च किया हुआ है। ठीक है ना? ऐसे गोबर गरेसों से आप जाके वहाँ समय खराब करेंगे। अब यहाँ पे जो क्या है ना कि यहाँ पे आप आए हैं तो आपने सवाल पूछ दिया तो मुझे जवाब भी देना पड़ गया। चलें। श्योर 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 सर। ओके और ओके कोई हो तो बताएँ फिर, ओके और सर, कुछ हो तो? थैंक यू। ओके, इट्स ओवर। ठीक है, ठीक है। ओके, भाई ओके, शुक्रिया।